Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, अपने डिफेंसेस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक केस डिस्कस करते हैं ईएमएस नामापुरी पर वर्सेस टीएन नाम्बियार। दोस्तों, 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस है और इस केस के फैक्ट्स में ये जो अपैलेंट हैं ये वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुडिशरी की बड़ी बुराई की। ही सेड कि जजेस आर ऑल्सो द जुडिशरी इज़ ऑल्सो एन एजेंट ऑफ द स्टेट। जैसे मार्क्सिस्ट मानते हैं कि स्टेट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन, तो जुडिशरी ऑल्सो सपोर्ट द स्टेट। और इनके जो जजेस होते हैं दे आर ऑल्सो दे प्रिजर्व द क्लास हायरार्की। वो एक बुर्जुआ क्लास को फेवर करते हैं और प्रोलेटेरिएट के अगेंस्ट जजमेंट देते हैं। तो इसके बाद केरला ने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंडर पनिश कर दिया, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन ₹100। तो अच्छा दोस्तों, ये पूछता हूँ कि ये किस एक्ट की है? क्या सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंडर हुआ होगा? दोस्तों नहीं, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जिसको हम पढ़ते हैं वो 1971 में था और ये 1970 का केस है। तो उससे पहले जो एक्ट होगा उसके अंडर ये था। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं और इनका ऑब्वियसली सबसे पहला कंटेंशन तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास और फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी की राइट है। उसके अलावा मैं फेयर क्रिटिसिज्म ही कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन है जुडिशरी को और इगालिटेरियन और डेमोक्रेटिक बनाना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मैं तो मार्क्स और लेनिन एंजल्स की फ़िलासफ़ी बता रहा था और ये बताना फिर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसी का एक नेक्स्ट आर्गूमेंट है कि ये तो मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है और मेरे पास चूँकि आई हैव द राइट टू कंटेस्ट, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो सिमिलरली मुझे कॉन्टेस्ट करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी तो लोगों को बतानी पड़ेगी। तो मैं बस आइडियोलॉजी बता रहा था, मेरा इंटेंशन जुडिशरी को कंटेम्प्ट करने का कोई नहीं इंटेंशन था। उसके अलावा ये कहना है कि इनका ये कहना था कि लेजिस्लेचर इज सुप्रीम। अगर लॉ कोई लेजिस्लेचर बना रहा है तो ये जुडिशरी की बात सर्वे सर्वा नहीं होगी व्हाट द लॉ इज, इट इज़ द लेजिस्लेचर विच नोज द लॉ। तो ये सब कंटेंशन इनके थे। तो और इसके बाद तो कोर्ट ये कहता है, और एक बहुत बढ़िया लाइन है ये मतलब एक इंट्रोडक्शन के लिए इस केसेस के लिए, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच गोज़ फार बट नॉट फार इनफ टू सेव द कंटेम्प्ट। तो कोर्ट ने ये कहा कि 19(1)A में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब बात ये होती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में फॉल करेगा नहीं। अब हम ये दिखाने कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में फॉल करेगा। तो कोर्ट कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्कैंडलाइज द कोर्ट और लाइकलीहुड ऑफ टेंडेंसी। तो इसमें कोर्ट ये कहता है कि इसमें इंटेंशन इज इमटीरियल। इंटेंशन को हम देख सकते हैं सेंटेंस डिसाइड करने के लिए, क्वांटम ऑफ सेंटेंस, जैसे आईपीसी में देखा जाता था। लेकिन आईपीसी में तो इंटेंशन इट इज़ इन फैक्ट दैट टू इवन टू सी कन्विक्शन ऑल्सो। लेकिन एनीवे सेंटेंस के लिए या क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन के लिए इंटेंशन देखा जाता था, इवन टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो ये कह रहा है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए इंटेंशन देख सकते हैं, बट फॉर कन्विक्शन द इम्पैक्ट और द टेंडेंसी टू इम्पैक्ट और द लाइकलीहुड ऑफ इम्पैक्ट यही काफ़ी है। अच्छा दोस्तों, चूँकि स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट की बात हो गई है और इसमें यही केरला ने ग्राउंड लिया था। तो इस पर एक जज इनका ये भी कंडीशन था कि इवन कोर्ट्स इन इंग्लैंड हैव डन अवे विद दिस जो क्लॉज इसके स्कैंडलाइजिंग और टेंडेंसी टू स्कैंडलाइज द कोर्ट पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट मिलती थी। बट कोर्ट ने इसको डिस्टिंग्विश किया और कोर्ट ने कहा कि ये 1899 का जो जजमेंट है और इनफैक्ट इन 1900 इटसेल्फ द ऑनरेबल जस्टिस अप्रूव रॉन्ग। उसी समय स्कैंडलाइज के लिए 1900 में भी इंग्लैंड में मतलब पनिशमेंट मिली और ये उसके बाद से बहुत पनिशमेंट हो रही है। उसके बाद एक और चूँकि हम लोग डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहे हैं तो 2 केसेस और डिस्टिंग्विश हुए। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट डिस्टिंग्विश हुआ, गवर्नमेंट प्लीडर हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का केस था। उसमें जो कंटेम्नर था उसने कंटेम्प्ट ऑफ ऑल कोर्ट्स किया था। तो कोर्ट ने कहा कि ये चूँकि इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ मतलब ऑल कोर्ट्स, तो मे भी हो सकता है इंडियन कोर्ट के बारे में आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि ऑल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर नॉट मतलब दे आर बायस्ड या कुछ भी इन जनरल लाइन बोलेंगे तो उस पर मतलब इंडियन जुडिशरी सिर्फ इंडियन कोर्ट के बारे में तो है नहीं। तो इसलिए वो उस केस में और भी एक अलग फैक्टर था कि एक अनकंडीशनल अपॉलजी मिल गई थी। और एक तीसरा ये केस एक बिहार पटना हाई कोर्ट का, इन्होंने एक ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, लेकिन आई थिंक सुखदेव इट इज़
इट इज़ 1 सेकेंड, हाँ, तो ये जो केस है इसमें री बसुदेव प्रसाद वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पटना, तो इसमें जो अपैलेंट हैं तो इन्होंने ही हैड इम्पॉर्टेंट पोजीशन और इसके पास मतलब कि फेयर कमेंट करने का इनको कोर्ट ने बोला कि इनके पास अधिकार है, तो इसलिए तो इन तीनों केसेस को इस केस में डिस्टिंग्विश किया गया। अब कोर्ट ये कहती है कि आपने जो कहा, तो कोर्ट मार्क्स लेनिन की टीचिंग को एनालाइज करती है एंड कोर्ट फाइंड्स कि देयर इज नथिंग डायरेक्ट असॉल्ट ऑन जुडिशरी, तो या तो आप इनके टीचिंग को समझे नहीं हो या देयर इज डेलिबरेटली आप डिस्टॉर्ट किए हो, and this deliberate distortion has impact on it has likely to shake the people's confidence in judiciary। और कोर्ट कहता है कि गुड फेथ ऑफ जजेस पे ही डेमोक्रेसी की फाउंडेशन टिकी हुई है। इनफैक्ट अमेरिका में 200 साल तक रह गया कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पे लोगों का ट्रस्ट टिका हुआ है। फिर कोर्ट ये कहता है कि इस केस में भी मान लो, इस केस में भी कोर्ट ने कहा कि द वेरी फैक्ट कि आप एक चीफ मिनिस्टर हो तो यू शुड बी वेरी कॉशियस विद योर वर्ड्स बिकॉज पीपल विल टेक योर वर्ड्स फॉर ग्रांटेड और यू हैव अ वाइडर रीच, तो आपको बहुत ही कॉशियस होना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। एंड दैट्स वाई कोर्ट बोला कि जो आपने कहा कि कंटेम्प्ट कर इट इज़ कंटेम्पचुअस, इट इज़ कंटिन्यूशियस और आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऑल्दो कोर्ट ने वो सेंटेंस हटा दिया गिवन द एल्डरली एज ऑफ द अपैलेंट, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंडक्ट कंटिन्यूशियस हैं। और फाइनली कुछ इसमें कुछ कंक्लूजन की अच्छी लाइन है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।